नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करेंगे राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों के बीच चलने वाले उस जटिल और कभी-कभी बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में। इसे गहराई से समझने के लिए हम एक ताज़ा केस स्टडी लेंगे। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवी के द्वारा सरकार बनाने का पूरा घटनाक्रम। हम देखेंगे कि कैसे राजनीति, कानून और पर्दे के पीछे काम कर रहे आर्थिक दबाव आपस में टकराते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरे मुद्दे को एक आइसबर्ग की तरह डिकोड करेंगे। पहले सतह की राजनीति, फिर संविधान और अंत में गहरे छुपे हुए आर्थिक कारण। हमारा सफर इन 6 पॉइंट से गुजरेगा। तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य, फ्लोर टेस्ट बनाम राज्यपाल का विवेक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई सीमाएं, समय की शक्ति का राजनीतिकरण, ब्लू इकोनॉमी और आखिर में इस नई सरकार के सामने भविष्य के क्या जोखिम है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य। आखिर सतह पर क्या हलचल है? 118। तमिलनाडु की राजनीति में ये कोई मामूली नंबर नहीं है। विधानसभा के पूरे गणित में ये वो जादुई आंकड़ा है जो तय करता है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। एक साधारण बहुमत साबित करने के लिए बस इतने ही विधायकों की जरूरत होती है। अब यहाँ गणित बिल्कुल सीधा सा है। टीएमके के पास अकेले 107 सीटें हैं और जब इसमें सहयोगी दलों जैसे वीसीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल के 11 विधायकों का समर्थन जुड़ जाता है तो ये आंकड़ा सीधा 118 के बहुमत को छू लेता है। लेकिन सोर्स बताता है कि नंबर एकदम साफ होने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता मिलने में 3 दिन लग गए। विजय को राजभवन के कई चक्कर लगाने पड़े। अब आप ही सोचिए, जहां कई बार रातों रात सरकारें बन जाती हैं, वहां इतनी देरी क्यों? यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, फ्लोर टेस्ट बनाम राज्यपाल का विवेक। नंबर होने के बावजूद ये देरी क्यों हुई? आइए इसके कानूनी पहलू को देखते हैं। देखिए, कानूनी तौर पर स्थिति एकदम साफ है। हमारे पास एसआर मुंबई केस जैसी एक बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक मिसाल मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुमत साबित करने की असली जगह विधानसभा का फ्लोर है, राजभवन नहीं। राज्यपाल का ऑफिस ये तय नहीं कर सकता कि किसके पास नंबर है। फिर भी राजभवन की प्रक्रियाओं के नाम पर लंबा समय लिया गया और असल पेच यही फंसता है। मूल विश्लेषण ये तर्क देता है कि 2014 के बाद से राज्यपालों की इस संतुष्ट होने के लिए समय लेने वाली अस्पष्ट सी शक्ति को अक्सर एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजभवनों पर सीमाएं। जब ये सब होता है तो हमारी न्यायपालिका का क्या रिएक्शन होता है? जरा इस बयान पर गौर कीजिए। क्या हम अभी भी संसदीय लोकतंत्र हैं? आप आग से खेल रहे हैं। ये तीखे शब्द 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पंजाब के मामले में कहे थे। इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकारों के काम में अड़चन डालने पर राज्यपालों को कई बार ऐसी ही कड़ी फटकार लगाई है। और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है। 2016 में उत्तराखंड का राष्ट्रपति शासन पलटना हो या तमिलनाडु में ही राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 10 बिलों को रोके जाने पर कोर्ट का दखल। पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी हमने ऐसा ही देखा है। अदालतें लगातार राज्यपालों के ऐसे मनमाने कदमों को पलटती और उन्हें टोकती रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, समय की शक्ति का राजनीतिकरण। इस पूरे ट्रेंड को थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं। सोर्स यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट पैटर्न की तरफ इशारा करता है। पिछले कुछ सालों में क्या क्या हुआ? 2016 का उत्तराखंड, 2017 में गोवा, 2018 का कर्नाटक या 2019 का महाराष्ट्र, हर जगह राजभवनों के फैसलों ने भारी विवाद खड़ा किया है। यानी समय और विवेकाधिकार का इस्तेमाल राज्य की राजनीति और शासन को मोड़ने के लिए लगातार किया गया है। अब सबसे हैरान करने वाला फर्क देखिए, याद है गोवा और मणिपुर में क्या हुआ था? चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी को दरकिनार कर दिया गया था क्योंकि दूसरों ने गठबंधन का दावा पेश किया था। लेकिन तमिलनाडु में देरी इसलिए चौंकाती है क्योंकि यहाँ किसी और ने सरकार बनाने का दावा ही पेश नहीं किया। टीएमके सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी उन्हें इतना इंतजार करवाया गया। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर। राजनीति से हटकर आइसबर्ग के उस निचले हिस्से की तरफ चलते हैं जो इस पूरे मुद्दे की असली जड़ हो सकता है, ब्लू इकोनॉमी और आर्थिक हित। यहाँ हमें खुद से एक बड़ा सवाल पूछना होगा, तटीय संसाधन इस राजनीतिक खींचतान में आखिर क्या भूमिका निभाते हैं? क्योंकि सच कहूं तो जब तक हम इन आर्थिक हितों को नहीं समझेंगे तब तक राजनीतिक दांव पेंचों की तस्वीर हमेशा अधूरी ही रहेगी। और यही एंट्री होती है ब्लू
इकोनॉमी की। ये सिर्फ कोई फैंसी टर्म नहीं है, हम बात कर रहे हैं विशाल तटीय इलाकों की, अरबों डॉलर के निजी बंदरगाहों की और बड़े बुनियादी ढांचे की। विश्लेषण बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि इस भारी भरकम ब्लू इकोनॉमी और संसाधनों पर कंट्रोल ही वो असली वजह है जिसके चलते केंद्र की राज्य के प्रशासन में इतनी गहरी और तीव्र दिलचस्पी है। आखिर में हमारा छठा और अंतिम पॉइंट, नई सरकार के लिए भविष्य के जोखिम। उनके सामने क्या चुनौतियां खड़ी हैं? सरकार तो बन गई, लेकिन सोर्स का मानना है कि नई सरकार की राह कांटों भरी होगी। उन पर बहुत भारी दबाव आने वाले हैं। चुनाव प्रचार के फंड्स की गहरी जांच, केंद्रीय एजेंसियों का बार-बार दखल, अपने विधायकों को टूटने से बचाने की रोजाना की जद्दोजहद और सबसे बड़ा डर, राष्ट्रपति शासन की हमेशा लटकती हुई तलवार। विश्लेषण साफ कहता है कि स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। नए मुख्यमंत्री केंद्र के इन दबावों से कितने आजाद रह पाते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर टिका होगा कि उनकी पार्टी की वित्तीय स्थिति कितनी पारदर्शी है और उनका राजनीतिक आधार कितना मजबूत है। तो हम इस एक्सप्लेनर को मूल सोर्स के एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो जीत हमें सतह पर दिख रही है, ये वास्तव में किसकी जीत थी? और क्षेत्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन के ये तार दूर से बैठकर असली में कौन खींच रहा है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।